This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट भी स्टार्ट होते ही ज़बरदस्त इसने इजाफा दिखाया। 117 प्लस पे गई और 32,997 का फिर से लेवल आया। उसके बाद सेलिंग आई, ऊपर नीचे मार्केट होती रही, -13 पे भी गई, फिर प्लस हुई तो 52 प्लस पे आई, फिर -4 और अभी कोई 55 प्लस पे खड़ी है, 32,937 का लेवल। ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में थोड़ी नीचे आ गई हैं और उसकी वजह से ऑयल के शेयर्स फिर से प्रेशर में आए हैं। थोड़े बहुत हमारे भी आए होंगे, लेकिन ओवरऑल हमारी इकॉनमी सही काम कर रही है और इस वजह से ये आप तेज़ी देख रहे हैं। कल हमने एक रिज़ल्ट देखा था बैंक अल-फलाह का, जो पिछले 2014 में जिसने 8 बिलियन कमाया और 15 में जो है उसकी कमाई 12 बिलियन पे पहुंच गई, 48% इंक्रीज़। तो दूसरी जो अच्छी ख़बर थी कल की वो ये थी कि जो वाटर मैनेजमेंट के लोग हैं असरा वाले, वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा बारिश ठीक ठाक हुई है और डैम्स में तमाम पानी जमा है, इसलिए जो अगली फसल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अपने बारे में एक बात बताऊं कि आज सुबह 5:30-6 बजे मैंने 7 बजे एक आर्टिकल लिखा है अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आपसे मौका मिले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लिंक्डइन पे लिखा प्लाइट ऑफ यूएसए एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड। इसमें वो डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू आ रहा था जिसमें उसने कहा कि अमेरिका के डेट जो है $21 ट्रिलियन हो गया है और उसके बाद उसने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम तेज़ी से अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर और तमाम एक्सपेंडिचर कट करें। ये जो फ्री सर्विस हम दे रहे हैं एज ए पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस अयाशी। और उसने कहा कि जापान, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया वगैरह को हम चाहेंगे कि वो अपने अपने इंतज़ाम करें। अगर उसको साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम है तो अपनी मिलिट्री बिल्ड करे, ज़रूरत पड़े तो एटम बम भी बनाए। उसने कहा वी डोंट केयर बट वी कैन नॉट सपोर्ट दम एनी मोर विद द फ्री डिफेंस। दूसरी बात उसने कही कि हमारी करेंसी जो है बहुत महंगी हो गई है। ये सब ने मिल के हमें बेवकूफ़ बनाया, पूरी दुनिया ने अपनी करेंसी रेट्स को काफ़ी नीचे रखा और हमारी करेंसी रेट को कहा कि आप बढ़ा के रखो और उसके बाद जो है हम लोग अब बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो गए हैं। उसने कहा कि 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट है और अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहाँ के एयरपोर्ट, रोड सब बहुत पीछे रह गए कंपेयर टू चाइना, कतर वगैरह। ये इस तरह की बातें हो रही हैं, इसकी बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन है और इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया के सीन से पीछे हटता चला जाएगा और अपने लोगों का ख्याल करेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम। मैंने पूरा का पूरा ये इसका जायचा निकाल लिया है अपना जीजीएल के राइट का। इसने 1 महीने की ट्रेडिंग में 2 करोड़ 48 लाख शेयर चिपकाए, ₹1.25 की एवरेज से 1 महीने के अंदर। अगर इसको 10 रुपए राइट अपना प्रीमियम के साथ राइट इसका एक्सेप्ट हो गया तो ये लोगों से 50 करोड़ रुपए गरीब लोगों की जेबों से जेब कतरा निकाल के ले जाएगा। अभी भी टाइम है, फौरी तौर पर इसका 10 रुपए प्रीमियम कैंसिल कर दिया जाए, वरना 10 तारीख के बाद लोगों के हाथ से ये पैसे निकल जाएंगे और सब इसकी जेब में चले जाएंगे। और इसकी ट्रेडिंग जो है ना राइट की सिर्फ और सिर्फ उसी बेस पे कराई जाए, वरना इसकी राइट की कैंसिल कर दी जाए। 10 रुपए प्रीमियम इसका खत्म कर दिया जाए तो फिर आप देखें ये बिल्कुल सही रेट कर देगा और लोग भी बच जाएंगे, नुकसान से, तबाही से बच जाएंगे। यू आर द वॉइस ऑफ द नेशन, यू आर द वॉइस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, देयरफॉर मैं आपको फोन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, गनी को कल हमने देखा था वो कुछ पैसों पे आ गया था। इसका मतलब है कि प्रीमियम मांगना और बात है। अब आपको मैं थोड़ा ज़ाती एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मेरी कंपनी है डेनवर। अगर मैं कहूँ कि जी मेरी कंपनी की कीमत जो है बहुत अच्छी है अपने तरफ से कहूँ, लेकिन दुनिया अगर ना माने तो कोई मेरी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पे कोई लेने के लिए प्रीमियम पे तैयार नहीं होगा। और इस केस में आपकी बात सही थी, ये 6 रुपये का शेयर और प्रीमियम मांग रहा था और नतीजा ये हुआ कि प्रीमियम इसका बिल्कुल ही मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। SECP या स्टॉक मार्केट से ज़्यादा समझदार यहाँ के लोग हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। तो उसको अब कैसे प्रीमियम मिलेगा जब लोग दे ही नहीं रहे। लोग क्यों ना जाके डायरेक्टली 6-7 रुपये का वो शेयर ख़रीद लें, क्यों इसको 42 पैसा एक्स्ट्रा दें जबकि शेयर इतना अच्छा नहीं है।
लेकिन द वेरी फैक्ट के SECP और स्टॉक एक्सचेंज ने इसको अलाउ किया है तो उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें शायद साहब फ्यूचर प्लानिंग पे भी होती है। अगर आप देख रहे हैं कि सेक्टर में गुंजाइश है, बिज़नेस पे गुंजाइश है, अभी अगर उसकी माली हालत अच्छी नहीं भी है तो आइंदा के फ्यूचर को देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अप्रूव की जाती हैं। तो वी डोंट हैव द डिटेल्स। अगर मेरे पास डिटेल होता तो मैं पढ़ के बता सकता था कि उन्होंने क्या फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान्स बताए हैं। मार्केट तो यहाँ मौजूद है। लिंडी के शेयर देख लीजिए 140 रुपये का है, तो ये अगर 6-7 रुपये का शेयर है और एक काम बढ़ने से इसका 10 रुपये का हो जाता है तो हो सकता है ऐसा। तो आपकी बात पहुंची है पब्लिक तक और ऑलरेडी लोगों ने इसका प्रीमियम देना छोड़ दिया है और आज तो रेट भी नहीं आ रहा इसका। इट्स नो मोर इन द लाइमलाइट एज टॉप 20 वॉल्यूम लीडर्स में नहीं आ रहा इसका नाम। इसका मतलब ये फेल हो गया है जी। ये आई क्लाइव से बात करें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब बड़े माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं। इतना जोश है आपके अंदर, यकीन मानो हम पूरी कौम को आपने जोशीला बना दिया आप अपनी बातों में। अच्छा, दो चीज़ें सर पूछनी थी। वैसे तो आप पहले भी मेरे ख्याल बता चुके हैं। मैंने काफ़ी अर्से पहले झील पाक सीमेंट और बीमा पाकिस्तान लिया था। तो देखिए बीमा तो ख़त्म हो गई शायद मेरे ख्याल में कंपनी। उसका किसी का एक शेयर मेरे पास भी अभी पड़ा हुआ है, अजीब सा उसका नाम है, नाम भी नहीं है, वो तो अब सस्पेंडेड है, उसका रेट वेट भी नहीं आता। जहाँ तक झील पाक का ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि क्योंकि झील पाक के पीछे बहुत बड़ी जायदाद है और ये बड़ी लोकेशन उसकी इम्पोर्टेंट है कि बिटवीन थट्टा एंड हैदराबाद, कराची थट्टा हैदराबाद वाले की तरफ ये बहुत बड़ी ज़मीन है। इसकी एक वैल्यू है और इसकी लड़ाई चल रही है दो वडेरों के दरमियान, एक हैं जतोई और एक हैं ये जो थट्टा वाले हैं शिराजीज़। इस चक्कर में कोर्ट जो है डर के मारे कोई फैसला ही नहीं करता। इतने कहना नहीं चाहिए लेकिन ये फैक्ट है कि सिंध हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करती इसके बारे में, ज़माने से बंद पड़ा हुआ है। इसको बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है, पब्लिक से राइट लिया जा सकता है और पब्लिक राइट देने के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि सीमेंट की इतनी डिमांड, इतने ज़्यादा सीमेंट की छोटी छोटी कंपनियों को आप देख लीजिए। दीवान जैसे सीमेंट का शेयर जो है 12-13 का हो गया, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ना चले। लेकिन लैक ऑफ डिसीजन की वजह से मामला फंसा हुआ है। लेकिन इसकी एक वैल्यू है, इसके शेयर को आप फेंकिएगा नहीं, रद्दी का पेपर ना समझिएगा, इसकी एक वैल्यू है और ये वैल्यू आपको मिलेगी वन डे और द अदर। या तो ये ज़मीन नीलाम होगी तो उससे जो पैसे आएंगे वो उसका आपको प्रो रेटा बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या नहीं तो अगर ये कंपनी चल पड़ी तो फिर तो ये चल पड़ी। इसकी वर्थ जो है आसानी से 10 रुपये तो है ही। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, ब्रेक। हेलो नाज़रीन, आज जो कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो है सुई नॉर्दर्न गैस, जहाँ पे 13.8 मिलियन का काम हुआ है, 44 पैसा बढ़ के ये 25.92। पिछले 2-3 महीने से आपसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप दोनों गैस कंपनी इसलिए ख़रीद लें कि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और आप देख रहे हैं कि दोनों कंपनियाँ, मेरे ख्याल में नॉर्दर्न का भी आज है, नॉर्दर्न गैस किधर है, नहीं भी है तो आप नॉर्दर्न गैस भी लें और साउदर्न भी लें, दोनों की सिचुएशन अच्छी हो रही है। सुई नॉर्दर्न भी बढ़ा हुआ है, सुई साउदर्न तो 27 रुपये का हो गया, वो भी जो है 3.4 मिलियन का काम हुआ है, इसमें 22% पैसे का इजाफा है। तो दोनों की कीमत तकरीबन करीब आ रही है, दोनों अच्छे हैं, बड़ी गुंजाइश है इनमें बढ़ने की। नाज़रीन, अभी मेरी नज़र पड़ी है गनी गैस राइट पे, जिसका जिक्र अभी शाहिद साहब कह रहे थे। इस पर 11 पैसे का मज़ीद डिक्लाइन है और ये सिर्फ 21 पैसे की रह गई है प्रीमियम इसकी। तो 21 पैसा कुछ भी नहीं होता, कोई क्यों इसको लेगा, डायरेक्टली क्यों ना वो शेयर ले ले। और 9,26,000 का काम हुआ है इसके ऊपर। जो दूसरी कंपनी अभी लाइमलाइट में है जिसको मैं पसंद करता हूँ वो दीवान मोटर्स है। दीवान मोटर्स आज 35 पैसा घट के 9.66 पे हो गया। दीवान मोटर वो कंपनी जब 2 रुपये की थी, मैंने कहा था आप लोग ख़रीदें, इसलिए कि ख़बर आई थी कि रेनॉल्ट के साथ मिलकर ये गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खातिर खा अभी तक हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आती कि कहाँ है प्रोजेक्ट। फिर बीच में रेनॉल्ट का नाम गंधारा से जुड़ने लगा तो यहाँ पे थोड़े से डाउट्स भी हैं, थोड़ा सा ये भी बढ़ता है घट जाता है।
दीवान मोटर को चाहिए कि खुल के बताए कि क्या हो रहा है उनके पास, एक पब्लिक अनाउंसमेंट आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो शेयर लिस्ट में टॉप पे है वो है सिंगर पाकिस्तान एक्स राइट 30.05। इसको मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे पाक इलेक्ट्रॉन को देखा था जब वो 16 रुपये का था और वो 2 रुपये में अपनी राइट बेचना चाह रहा था तो नहीं बिकता था। सिंगर का राइट अच्छे रेट पे बिका है और ये राइट का क्या मतलब है कि इसने आप लोगों से मज़ीद पैसे लिए और ये अब इनका कुछ प्लान होगा कि इसको और एक्सपेंशन करेंगे, मॉडर्नाइज़ करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मेरी अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग ये है कि क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये सिंपल इंडस्ट्री है, बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है। ये हम लोगों के जैसे गरीब मुल्क और लो कॉस्ट मुल्क के लिए नहायत मुनासिब इंडस्ट्री है। ऐसी चीज़ों को चाइना जैसे मुल्क छोड़ रहे हैं। अब चाइना अब एक छोटा सा मोबाइल बनाता है 60,000 का बेचता है, तो वो क्यों जाएगा ये फ्रिज और ये सब चीज़ें बनाने, इतनी सस्ती सस्ती बड़े बड़े डब्बे होते हैं, बेसिकली एक कंप्रेसर लगा होता है। तो ये कंपनियां जो हैं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब जैसे एक ज़माने में जर्मनी की चीज़ें हम बचपन में इस्तेमाल करते थे, हर चीज़ जर्मनी की आती थी। जापान की जब चीज़ें आई तो लोगों ने उसका पहले तो बड़ा मजाक उड़ाया, इंक्लूडिंग देयर कार कॉल टोयोटा करोला। कल मेरी एक टोयोटा करोला पे नज़र पड़ी जिसको हम लोग ओन करते थे 66 में। वो इतनी खूबसूरत गाड़ी आई थी कि वो लगता था खिलौना है, एक अजीब व गरीब चीज़ थी वो, आज तक वो चल रही है। और जब हमारे अब्बा ने लिया था तो सबने कहा था कि आपने फोर्ड छोड़ के ये ले लिया, ये तो कागज़ की गाड़ी है, तो टूट फूट के ख़त्म हो जाएगी 2-4 दिन में, लेकिन वो आज भी चलती है रोडों पे। इसी तरह और जापानी चीज़ें आई तो पहले उसका मजाक उड़ा, बाद में वो बिकना शुरू किया। उसके बाद कोरिया का नंबर आया। कोरिया ने जो पहले शुरू में चीज़ें बनाई, गाड़ी होंडाई बिल्कुल ही बेकार, जो टीवी वगैरह बनाया गोल्ड स्टार के नाम से बिल्कुल ही बेकार, लेकिन आस्ते आस्ते उन्होंने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए, एलजी का नाम रख दिया और आज जापान को कोरिया ने बीट किया, कोरिया को अब चाइना ने बीट किया। अब हमारी बारी है कि कम से कम इस तरह की जो सिंपल चीज़ें हैं जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेसर है, ये क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर्स हैं, सिंपल चीज़ें हैं, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी तरह टेलीविज़न वगैरह को जोड़ना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इन चीज़ों में हम अब लीड ले सकते हैं और सिंगर जैसी कंपनी का फ्यूचर इसलिए अच्छा नज़र आता है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर असलम अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर से। असफर सर, वेलकम शो सर। जी थैंक यू सर। माशाल्लाह सर, अपना सूट का बड़ा कंट्रास्ट पहना हुआ आपने। शिका सर, अल्लाह नजर बद से बचाए। जी जी, आज बच्चे की रिजल्ट थी इसलिए गया हुआ था स्कूल ज़रा तैयार होके। अच्छा माशाल्लाह 96% लाया। सर ऐसे हबीब बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है सर। डे बाई डे यानी नीचे आ रहा है। मैंने तकरीबन कोई जब ये IPO हुआ था तब मैंने ये लिया था और तब से लेकर आज तक ये मेरे पास रखे हुए हैं। ये डे बाई डे यानी कि 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये डेली नीचे आ रहा है। क्या करना चाहिए सर इसको? सॉरी सर, मैं आपका नाम, वो जो शेयर का नाम नहीं। असलम हबीब बैंक सर। हबीब बैंक, अच्छा ठीक जी सर। हबीब बैंक की कहानी जनाब ये है कि हम जब मैं बहरीन में होता था तो हमारे क्रेडिट एक बैंक था वहाँ पे, क्रेडिट स्विस, उसके चीफ थे जाकिर महमूद साहब और उनका बड़ा ज़ाहिर है ज़्यूरिच वगैरह पे बड़ा ताल्लुक़ है और वहीं आगा खान फाउंडेशन भी बैठता है, मेन प्रिंस साहब। तो उन्होंने कोई डील कराई थी हबीब बैंक को टेक ओवर करने की और वो बहुत ही लिक्रेटिव डील थी। लेकिन फिर जाकिर महमूद साहब प्रेसिडेंट बने और इसको चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने 235 पे शेयर को लेकर आए, लेकिन वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, एक नॉर्मल बैंकर नहीं थे, और वो शेयर जो है बजाय 230-35 से आगे बढ़ता नीचे ही चला गया और अभी तक जा रहा है। बीच पे एक नई मैनेजमेंट आई जाकिर के बाद, तो उसने कुछ पुश किया था लेकिन फिर मामला ठंडा होता चला जा रहा है। सारी बात मैनेजमेंट की है। जो पोटेंशियल इस मार्केट में है बहुत ज़्यादा है। इन्होंने फिर भी 35 बिलियन कमाया है, लेकिन इनके पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है और नेशनल बैंक ने भी 20 बिलियन कमा लिया। तो मैनेजमेंट अगर यहाँ पे अच्छी हो तो मैं देखता हूँ हबीब बैंक को आराम से 250 पे, जैसा कि MCB के केस में मजाकन कहता रहता हूँ अज़राए मजाक कि अगर मुझे चलाने दिया जाए तो ये 60 रुपये के शेयर को मैं 250 का करता हूँ। ऐसे हबीब बैंक का भी आज चलिए क्लेम कर देता हूँ कि अगर मुझे चलाने दें 250 का शेयर तो है ही है। सिर्फ मैनेजमेंट चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट आएगी तो बहुत अच्छा हो सकता है ये बैंक। आपके लिए बहुत अफसोस है कि आपने लगाया बड़े हिस्से और आपका अभी तक लॉस ही चल रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर तारिक साहब, मेरा नाम आसिफ है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोजाना आपका शो देखता हूँ। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी सर। तारिक सर, मुझे आपसे SSGC और SNGP के बारे में पूछना था। ये सर शेयर कैसे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या टारगेट इसका आपको लग रहा है? SSGC SSGC और SNGP सर, इस पे अभी मैंने जिक्र किया, आप शायद अभी आपने लगाया होगा। आज सुई नॉर्दर्न गैस टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और उसके 13.8 मिलियन का काम हुआ है। अगर आप मेरा शो देखते हैं रेगुलरली तो पिछले कुछ महीनों से मैं ये कह रहा हूँ कि गैस की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बढ़ने वाली है और इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। नॉर्दर्न गैस का काम क्या है? गैस बेचना, उसके बाद जो चीज़ को बेचना वो है ही नहीं। पंजाब में इतनी ज़बरदस्त लोड शेडिंग इंडस्ट्री की, हर चीज़ की चलती रही। नॉर्दर्न एरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इनका मैंडेट बहुत बड़ा है। गैस अगर अवेलेबल होगा तो इनका कारोबार चल पड़ेगा। सुई सॉदर्न के भी यही मसला था। प्लस इनके साथ एक और मसला है, वो है लैंड लॉसेस का। ये एक पॉलिटिकल मसला है मेरे ख्याल से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है और उसको गवर्नमेंट को इसका बिल जो भरना चाहिए, ना कि इन कंपनीज़ को। जैसे मैं कराची के बारे में बताता रहता हूँ, कराची इलेक्ट्रिक क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि कराची के मसाफाती इलाकों में अभी भी हज़ारों हज़ार घर के कॉलोनीज़ हैं, बस्तियाँ हैं जहाँ कुंडे से बिजली ली जा रही है। तो दैट्स अ ह्यूज लॉस फॉर कराची इलेक्ट्रिक। इसी तरह गैस भी चोरी होती है हर जगह। तो ये पॉलिटिकल इशू है कराची में। ओवरऑल तो हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया पहले से, आसमान ज़मीन का फ़र्क हुआ, लेकिन अभी भी लाकानूनियत ऐसे इलाकों में मौजूद है कि वहाँ पे रेंजर्स वगैरह जाके, चाहे वो सुई गैस का मसला हो, चाहे वो इसका मसला हो, जाके वो इलीगल कनेक्शंस को काटती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो लग जाती हैं, विच इज़ अ शेम। तो अगर जो लॉसेस हैं 3-4 बिलियन की दोनों में, उसको अगर गवर्नमेंट फूट कर दे तो इन दोनों कंपनी की हालत बहुत अच्छी हो सकती है। तो इन दोनों को बिल्कुल रखिएगा भाई, और लॉन्ग टर्म रखिएगा, आप इसको बेचें नहीं। कोई लाइव कॉलर? कि कराची इलेक्ट्रिक की कीमत जो है सिर्फ 7 रुपये की हो गई आज। एंग्रो फूड आज 157.5 पे है। और अभी शो शुरू होने से पहले हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं, उनको मेरा फ़ोन भी नंबर मिल गया, वो पूछ रही थी कि मैं इसको बेच दूं, क्योंकि आज ये देखिए 6.98 बढ़ा हुआ है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि आप अगर मुझे यकीन करती हैं तो मेरे पे यकीन कर लें, आप इसको 164 पे बेचिएगा। एंड आई एम श्योर दैट ये मिस यास्मीन है जो क़ाज़म के ख़ानदान की हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी हैं और वो मुझे अक्सर मशवरे लेती रहती हैं। तो यास्मीन फ्रॉम खारादर, ग्रैंड डॉटर ऑफ कायदर आज़म, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे नाम पे, मेरे भरोसे पे आप इसको रोक के रखिएगा। एंग्रो फूड लिमिटेड को, जिसमें हमारी जानने वाली कंपनी ने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया और 162 पे लिया। उस कंपनी के बारे में इतना मैं जानता हूँ कि सोच भी नहीं सकता कि वो कोई गलत डील करेगी। तो 162 तो गारंटीड है, लेकिन आप 164 पे आप बेच देना अगर आपको इतना बेच नहीं है। और अगर मेरी बात मानती हैं आप, तो आप इसको 164 पे भी नहीं बेचेंगी, इसको होल्ड करके रख देंगी एज ए जायदाद, ख़ानदानी जायदाद के तौर पे, और ये 1000 रुपये का होगा आपके सामने ही। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। मुझे ये मालूम करना है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है इसका शेयर 311 रुपये का चल रहा है अभी, तो ये कैसा है, तो खरीदने में लिए कैसा है? बिल्कुल लेना चाहिए आपको, इसलिए लेना चाहिए कि जिस रेट पे एंग्रो फूड का 50% शेयर उन्होंने फीसलैंड को बेचा है 162 पे, वो उस वक्त का जो मार्केट रेट था उससे भी बहुत ज़्यादा है और बुक वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब उनको बहुत बड़ी विंडफॉल प्रॉफिट होने वाली है थ्रू दिस, और एंग्रो के रेट इस लिहाज से बढ़ेंगे, आप इसको ले लें। एंग्रो कॉर्पोरेशन को जितने लोगों को मशवरा है कि लॉन्ग टर्म लेके छोड़ें, ये 6-7 कंपनियों का ग्रुप है। देखिए डायनेमिक ग्रुप है, ये इससे निकल गया, फूड से निकल गया और वो एनर्जी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ऑलरेडी उसने एक सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1000 मेगावाट कोयले से बिजली बनाने का थर पे प्रोजेक्ट चला रहा है और मज़ीद वो इलेक्ट्रिक और एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, इसको आप लेके बिल्कुल छोड़ें। आज एंग्रो फूड भी 2 रुपीज़ 41 बढ़ा हुआ है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
जी मैं इस्लामाबाद से नहीं बोल रहा हूँ जी। सर टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे प्लीज़, आवाज़ आपकी गूंज रही है। नाज़रीन, कराची इलेक्ट्रिक परफॉर्म नहीं कर रहा, वही जो इसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि इस टू बिग फ्रेंचाइज, टू बिग एरिया टू बी कंट्रोल्ड। इसको 10 हिस्से में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द इसको तोड़ा जाए। लेट कराची इलेक्ट्रिक बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ 10 ऑपरेटिंग कंपनीज़, और वो सब ऑपरेटिंग कंपनीज़ के शेयर 30-30 रुपये का हो जाएगा मेरे तजुर्बे से। दूसरा ये, हाँ, जैसे बल्दिया है उसका शेयर 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि वहाँ लैंड लॉसेस हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करेंगे, जैसे जैसे लैंड लॉसेस को कम कंट्रोल करेंगे उनका शेयर 30 तक जाएगा। क्लिफ्टन का जो है, डिफेंस का जो है, पॉश सोसाइटी का, वो आराम से 30 रुपये पर फ़ौरन चला जाएगा, वहाँ लैंड लॉसेस कम है। तो और कराची इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी जो है उसका शेयर 50 रुपये का हो जाएगा अगर इस तरह से चलाया जाए। अभी नहीं चल रहा। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, बोले जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ जी, ये डीएस इंडस्ट्री टेक्सटाइल नहीं चल रही आजकल, फिर से कहिएगा। डीएस इंडस्ट्री के मुतालिक क्या बोलेंगे आप? डीएस क्या है? डीएस इंडस्ट्री, DSIL, इसके बारे में कुछ सेक्टर में आप बताइए ज़रा सा, मैं आपसे सीखूं कुछ। ये क्या है? ये टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल डीएस इंडस्ट्री। आपके पास होगी तभी तो आप पूछ रहे हैं ना। जी जी, मेरे पास है ना। आपने कब ली थी और ये कंपनी क्या करती है? ये 2-3 साल लाल की कोई कंपनी है, टेक्सटाइल है। कहाँ पे लोकेशन है इसकी? ये पता नहीं, ये कराची में कहाँ पर, मैंने मार्केट से लिया है। मार्केट में कितने का लिया था आपने? मैंने तकरीबन 9 रुपए का लिया है। वाह वाह। अब ये अभी 2.5 रुपए चल रहा है। नहीं, आप घबराए नहीं, ये 200 का हो जाएगा, आप अमीर तरीन आदमी हो जाएंगे। हम लोग आपकी शक्ल देखेंगे कि यार हमने क्यों नहीं लिया था BSL। भाई ऐसे शेयर ना लिया करें 2 रुपये 4 रुपये वाला, या आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। आपसे बहुत अच्छे सादा कमीशन कमा के ले गया, हर शेयर पे आपने 50 पैसे दे दिए, 2 रुपये पे 50 पैसे तो आपने कमीशन दे दिया। अब ये 250 हो गया, अभी भी आपका कॉस्ट पे है। ये बेचते जाएंगे तो फिर 50 पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आप 50 फिर लॉस पे आ जाएंगे। आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ ब्रोकर को फ़ायदा हुआ इस डील से, और आपको दिलवा दिया होगा उसने लाखों। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, ये बच्चों का इमानत है आपके पास, अपने बच्चों के फ्यूचर ना ख़राब करें। अपने महंगा मुश्किल से कमाया हुआ पैसा इस तरह जुए में ना उड़ाएं कि 2 रुपये का शेयर लूँगा, इंशाल्लाह वो 2000 का हो जाएगा और मैं अमीर तरीन पाकिस्तान का आदमी बन जाऊँगा, मंशा को बीट कर दूँगा। ये ख्वाब देखना छोड़ दें। 20-25% जो अच्छा रिटर्न नॉर्मल कंपनी में मिलता है उसके तरफ जाएं। 100-200% कमाने के चक्कर में ना रहें, ये जुआ है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। प्लीज़ यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बात हो रही थी इस शो से पहले एक मार्केट शो में एक गेस्ट आए हुए थे, उनसे मैंने सवाल पूछवाया थ्रू द डायरेक्टर। वो ये था कि सर आप बताएं कि कराची और यानी लोअर एरिया में, सिंध के एरिया में CNG की कीमत 67.5 क्यों है, और जबकि नॉर्दर्न एरिया लाहौर वगैरह में 41.9 क्यों है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि पंजाब की गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत कम कर दिए हैं CNG पे, इसलिए वहाँ सस्ता हो गया, यहाँ नहीं हुआ। तो सिंध गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फॉलो करें पंजाब को और यहाँ भी कीमतें कम कर दें। जहाँ तक इसकी असली कीमत का सवाल है, मैंने ये चीज़ लिख के लगा दी है। 2-4 दिन पहले एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने बताया है कि CNG की कीमत 12 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स ना ले। इसकी वजह यह है कि गैस जो है इस कदर सस्ता हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। गैस की कीमत इस वक्त पूरी दुनिया में, मतलब जो कोट होता है 2-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आगे का,
मे की कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस वक्त $1.8, यानी 200 रुपये से भी कम में 10 लाख क्यूबिक फीट मिल रहा है। उसको अगर आप लाएं, मादा शक्ल करके शिप करें, यहाँ लेकर आएँ, ऑस्ट्रेलिया से आए या अमेरिका से आए, तो 400 रुपये से ज़्यादा की कीमत नहीं बनती 10 लाख क्यूबिक फीट की। तो उसके हिसाब से 1 केजी की कीमत 12 रुपये भी ज़्यादा है। बाकी सब कमाई है, सब मिल के खा रहे हैं। ओगरा पता नहीं क्या करता है, किधर सोता रहता है। ओगरा का काम है कि रेट देना। ओगरा वो इदारा, करप्ट इदारा जिसने सिंध में 83 के ऊपर बिकवाता रहा CNG। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया तो उसको 67 पे कर दिया गया। उस वक्त कहा गया कि 67 बहुत कम है जी, तबाह हो जाएगी इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री तबाह नहीं हुई। आज भी वो पैसा बेइंतहा पीट रहे हैं। अब तो इतना सस्ता गैस हो चुका है कि इसकी कीमत 12, 14, 15 होनी चाहिए, ना कि 67। और गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करे, लेट पीपल हैव रियल बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ गैस एंड पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत 3.3 रुपीज़ बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन असल कीमत पेट्रोल की जो है $28 से ज़्यादा नहीं है, बाकी सब टैक्स है। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप टैक्सेस कम करें। सिंध गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि पेट्रोल पे भी जो आप सिंध गवर्नमेंट को भी 10 रुपये मिलते हैं वो छोड़ दे। साथ साथ CNG पे जो इतना ज़्यादा टैक्सेस उसको भी ख़त्म करे ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खान साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जनाब बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब्बास साहब वेलकम शो से। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, मैंने तो प्रोग्राम देखना छोड़ दिया था, आप छोड़ के चले गए थे, वो एक और साहब आ गए थे। एनीहाउ, अच्छा मैंने 18 रुपए पे पहले लिया था माशाल्लाह, तो अभी 60 पे चल रहा, 61 पे। अब मुझे काइंडली ये एक तो बता दीजिए, अभी मैं फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो पेल बेहतर है, एंग्रो फूड्स बेहतर है या पाक सुजुकी मोटर्स? एनी वन ऑफ दीज थ्री। पाक सुजुकी से दूर रहिएगा क्योंकि अब उन पे अताब आ रहा है। एंग्रो फूड इज़ गुड, और मेरा मशवरा भाई होगा, अपने अब्बास साहब आपने बहुत अच्छा किया था कि 18 पे लिया और अब तक कायम है। ये 162 आपका नहीं हुआ है, एक्चुअली 190 से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसने आपको बोनस भी दिया है, राइट भी दिया है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली बहुत बढ़ चुकी है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कामयाब रही और ये आपने पाक इलेक्ट्रॉन पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अल्लाह ने उसकी बरकत दे दी आपको। एंग्रो फूड इज़ ए वेरी गुड चॉइस। आज भी इतना बढ़ने के बाद भी मैं कहता हूँ ले लें। ये 162 वाला का तो हो गई होगा और इस आगे भी जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो ये 1000 का मैं देखता हूँ इसको। सुजुकी का मसला ये है कि अभी जो नई ऑटो पॉलिसी आई तो उससे वो नाराज़ हो गए, कहते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो 400-500 मिलियन का कोई उनका एक्सपेंशन प्लान है उसको हम इंडिया वहाँ ईरान लेके चले जाएंगे। तो भाई जो पॉलिसी आई है अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन वाला तो कुछ हुआ नहीं है। आप अभी से नाराज़ होना शुरू किया, आपने तो पैसे पीट लिए, बेइंतहा पैसा कमा लिया। एक थर्ड क्लास गाड़ी आप बेचते हैं, गधा गाड़ी टाइप की, उसका नाम है मेहरान, जिसमें न एयर बैग है न ABS है, वो आप 7 लाख में बेचते हैं। इंडिया में उससे थोड़ी सी छोटी गाड़ी 660 सीसी की नानो जो वहाँ पे टाटा बनाता है 1 लाख इंडियन का बेचता है, यानी 1.5 लाख पाकिस्तानी का। तो हमने अपने दूसरे शोज़ के ज़रिए ये डिमांड किया है कि 2.5 लाख पे पाकिस्तानियों को गाड़ी दो, कुछ नहीं हो तो नानो मंगाने की इजाज़त दो, कम से कम मुझे 100 गाड़ी मंगाने दो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बांटूँ 2.5 लाख रुपए का, क्यों नहीं। तो टैक्स जो भी अगर हो, अगर 1.5 लाख की गाड़ी है वाघा से तो वो ऐसी हम वॉक ड्राइव करके ले आएंगे उसको, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है। अमृतसर जाएंगे, अमृतसर तक तो मैं पैदल जा सकता हूँ, इतना करीब है वो, तो वहाँ से हम ड्राइव करके ले आएंगे लाहौर, तो क्या कॉस्ट है। या मनाबू वगैरह का रास्ता आप खोल दें, वहाँ से आ जाएगी गाड़ी। तो कितना टैक्स लेना है आपको? 660 गाड़ी गरीबों की गाड़ी पे कितना टैक्स लेना है? ये तो जालिम मुल्क है, जितना ले सकता है ले लेगा, ले ले 50-60 हज़ार ले ले टैक्स भी, फिर भी 2.5 लाख की बिक सकती है गाड़ी। तो सुजुकी वालों को चाहिए कि शर्म करें, वो भी अपनी गाड़ी की कीमत 2.5-3 लाख करें, और ज़रूरत पड़े तो कोई छोटी गाड़ी, इससे भी छोटी गाड़ी ले आए। 660 भी बहुत होता है। या 70 सीसी पे 12-12 लोगों को मैंने सवारी करते हुए देखा है कराची में और लाहौर वगैरह में, चिंची पे। तो 660 तो बहुत बड़ा पावर है, उसमें 4 आदमी 5 आदमी क्यों नहीं कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता, और उसी की ज़रूरत है। करोड़ों करोड़ की डिमांड है यहाँ पे। छोटी गाड़ी अगर 2.5-3 लाख की मिल जाए तो लोग मोटरसाइकिल छोड़ के उस पर जाना शुरू करें। तो कोई बताए सुजुकी वाला
कि क्यों वो 1 लाख में बना रहा है, आपको इतना महंगा क्यों पड़ता है, जबकि जापानीज येन 76 से घटते घटते 116 पे आ गया। कितना बड़ा डिक्लाइन है। और साथ साथ आपकी स्टील की कीमत 30% घट गई। आपने किसी चीज़ की कीमत कम नहीं की। कितना लूटेंगे आप इस कौम को? इसलिए कि आपने यहाँ पे चारों ने मिलकर 4 जापानीज़ कंपनीज ने आज़ादारी बनाई हुई है। वो जो चाहे करें, हुकूमत सोती रहे। ये हुकूमत सोती नहीं रहती है, ये सारों को हिस्सा मिलता है, ऊपर से नीचे तक सबको मिलता है, तभी ये चल रहा है, नहीं तो रोक दिया जाता। इतनी बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर। जी, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे साउदर्न इलेक्ट्रिक, आवाज़ बहुत कम आ रही है सर आप। साउदर्न इलेक्ट्रिक और हम नेटवर्क के बारे में बताइएगा। नॉर्दर्न, साउदर्न इलेक्ट्रिक और हम नेटवर्क। अच्छा, साउदर्न इलेक्ट्रिक एंड हम नेटवर्क, ठीक है। साउदर्न इलेक्ट्रिक अभी कंपनी बंद पड़ी है, लेकिन ये 150 मेगावाट की कंपनी है, जैसे जापान है। और अभी गवर्नमेंट के ही किसी मिनिस्ट्री से ये बात बहुत अक्लमंदी की बात सामने लाई गई थी कि क्यों ना इन दोनों कंपनियों की पेनल्टी वाला माफ़ करके जो नपरा वाला ने लगाया हुआ है, इनको फिर से चला दिया जाए और 300 मेगावाट की बिजली ऐड कर दी जाए। लेकिन वो फिर मामला ठंडा पड़ गया। ये गवर्नमेंट वेरी अनडिसिसिव। आपने पॉलिटिकल साइड पे भी देख लिया कि आखिर में हर जगह जनरल राहिली को फ़ैसला करना पड़ता है। हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब से तो कोई फ़ैसला ही नहीं होता, चाहे वो इस्लामाबाद का धरना हो, कराची का धरना हो, कोई भी मसला हो, कोई फ़ैसला ही नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। तो वो फ़ैसला ही नहीं कर पाए अभी तक। 300 मेगावाट आ जाता तो बहुत अच्छा होता। ये कंपनियों की कीमत आराम से 30-30 रुपये हो जाती। दूसरा आपने क्या पूछा था डॉक्टर साहब? दूसरा क्या पूछा था ना साउदर्न इलेक्ट्रिक के बाद? मैं भूल गया जी, आपने दूसरा सवाल जो किया था। तो साउदर्न इलेक्ट्रिक आप जी कौन सा? जी कॉलर वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्र सर। तारिक साहब, NIB मेरे पास बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, इसका क्या करें सर? आप ये खबर आई थी कि अभी बैंक खरीद रहा है, कुछ है, क्या है? MCB खरीद तो रहा है, मगर ये नहीं आप समझें कि अगर ये अभी 2 रुपये का तो आपको अभी बैंक कहेगा कि ये लो 20 रुपये इसके बदले। नहीं, वो अपना शेयर देगा जब ये मर्ज हो जाएगा उसके साथ। और जो MCB का रेट होगा उसको 2 से डिवाइड करके जो रेट निकलेगा, उतने शेयर के बदले में आपको नया शेयर हबीब MCB का मिल जाएगा, जो कि बहुत बेहतर होगा। MCB का एक शेयर भी इसके 100 शेयर से बेहतर है, क्योंकि MCB एक चलती हुई कंपनी है, बहुत अच्छा पैसे कमाती है, डिविडेंड देती है। तो ये जो आपका डेड इन्वेस्टमेंट था फिर से रिवाइव हो जाएगा। NIB फेल्ड बैंक, और ये अच्छा है कि इसके लिए एक रास्ता निकल रहा है। इसी तरह समिट बैंक का भी आया है कि वो शायद बुर्ज बैंक के साथ मर्ज हो रहा है या टेक ओवर कर रहा है, जो भी कर रहा है। बहरहाल 2 छोटे मिल के भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उससे भी सेफ्टी नेटवर्क बढ़ जाता है। तो NIB की तो स्टोरी ख़त्म हो गई। आइए क्लिप कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, और जो अच्छी कंपनियां आज हाईलाइटेड हैं, उसमें एंग्रो फूड के बाद मेरी नज़र पड़ती है फौजी सीमेंट XD का मतलब ये होता है कि डिविडेंड दे दिया गया इसके ऊपर। तो जो लोग डिविडेंड के शेयर ख़रीदना चाहते हैं, इन लिस्टों पे नज़र डालें, जहाँ जहाँ आप देखें XD है वो आप ख़रीद लें। यानी ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड, आपका कैश फ्लो, आपका किचन चल सकता है इससे। तो XD होने के बाद वो कम हो गया है 28 पैसे, 41.85। जब भी अगर 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का डिविडेंड दिया तो उसकी कीमत आफ्टर डिविडेंड 90 हो जानी चाहिए नॉर्मली। उससे कम ज़्यादा हो गई या उससे ज़्यादा रही तो वो उसकी और वीकनेस या स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो जब आप डिविडेंड देते हैं उसके बाद कीमत थोड़ी सी कम होती है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने फ्लाइंग सीमेंट के बारे में पूछना था। कौन सी सीमेंट? फ्लाइंग सीमेंट। कौन सी सीमेंट? ये फ्लाइंग के शेयर की चल रही है। फ्लाइंग अच्छा, फ्लाइंग जी। सीमेंट के सारे कंपनियों के बारे न्यारे हैं। दीवान भी चलता है, फ्लाइंग भी चलता है, सभी चलते हैं। और जब तक ये
500 रुपये की बोरी बेच रहे हैं, तो इनके तो बारे नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पाकिस्तानी जो है उसकी ऐसी की तैसी कुछ भी हो, नोबडी केयर्स अबाउट दैम। 350 रुपये की कीमत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सीमेंट की। यहाँ 500 रुपये में बिक रहा है, तो जाहिर है इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो एवरीबडी इज़ मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। कॉमन मैन इज़ द लूज़र, तो हुआ करे, हु केयर्स अबाउट कॉमन मैन इन पाकिस्तान। तो इसमें 100 रुपये का गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। तो वो सीमेंट वाले कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट अपना हिस्सा छोड़ दे, लेकिन वो ख़ुद अपनी कमाई, बेइंतहा कमाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनकी कमाई बढ़ने की वजह यह हुई कि जो मेन खर्चा होता है इसको, सीमेंट इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। चूने को आप गर्म करते हैं 220 डिग्री पे, और आमतौर से कोयले से किया जाता है ये, क्योंकि सस्ता होता है वो। तो ये 220 के बाद एक चीज़ बन जाती है, इसको कहते हैं क्लिंकर। वो मिक्स एक चीज़ बन जाती है, उसको पीसें, उसके अंदर थोड़ा सा काला रंग डाल दें, ना डालें, फिर वो सीमेंट तैयार है। तो जो मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है एनर्जी, कोल, उसकी कीमत जनाब $320 से घट के $60 हो गई। तो इनके तो प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। पास ऑन किया नहीं तो फ्लाइंग सीमेंट हो या दीवान हो, सब के अच्छे फ्यूचर नज़र आ रहा है अभी, अनलेस के कुछ किया जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये टीआरजी के बारे में पता करना था। सर, टीआरजी के बारे में कोई मैं बहुत ज़्यादा मुस्बत वो राय नहीं रखता, क्योंकि एक हवाई कंपनी है ये, कॉल सेंटर और इस तरह की चीज़ें करती हैं। इसका कोई बेस नहीं होता। कल ये अगर बंद हो जाए तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई एसेट ही नहीं होगा। किराए के ऑफिस होगा, 2-4 टेबल और कंप्यूटर होंगे। बहरहाल एक बड़े एनालिस्ट हैं कराची पाकिस्तान के, ताहा खान जावेद साहब, उन्होंने इसकी कीमत आज से 1.5-2 साल पहले निकाली थी, यही 28 रुपये। अगर उनके 5 जो सब्सिडीज़ हैं, टीआरजी पाकिस्तान का मतलब होता है दी रिसोर्स ग्रुप। टीआरजी पाकिस्तान ओन्स टीआरजी इंटरनेशनल, जो कि 4-5 कंपनियों को लंदन में ओन करती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज का ही काम करती हैं। उनका भी कोई ख़ास बेस नहीं है। तो ये ऐसी 28 रुपये वगैरह पे सही है। अभी जो इसका रेट चल रहा है 27.85। बीच में ख़बरें फैलाई गई कि ये वोडाफोन इसको टेक ओवर कर रहा है बिकॉज उसको कॉल सेंटर या बनाना है। मैंने कहा ये बिल्कुल बेकार सी बात है। वोडाफोन को अगर बनाना होगा मुझे बना ले पार्टनर, मैं पास बहुत जगह है, मैं देता हूँ, वो आके खोलना ही तो है उसको। वाई शुड दे गो टू टीआरजी, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। तो बहरहाल वो ऐसी ख़बरें फैला के इसकी कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। अब ये टीआरजी क्लेम कर दे कि जी हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया यूरोप का, फ़लाने बैंक का पूरा कॉल सेंटर हम करेंगे, फ़लाने बैंक का बैकअप पूरा हम करेंगे, तो इसकी रेट बहुत बढ़ाई जा सकती है, फिर घट के ज़ीरो भी हो सकता है ये। तो टीआरजी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं फेवरेबल नहीं हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। मैं प्रेफर करता हूँ ब्रिक एंड मोटर कंपनी, जिसके अंदर कोई ना कोई एसेट हो। जैसे झील पार्क एक ज़माने से बंद पड़ा है, मैं कहता हूँ अभी भी 10 रुपये में मुझे बेच दो। जिनके पास झील पार्क पड़ा है मुझे ला के देते हैं, 10 रुपये में लेता हूँ, क्योंकि उसके पीछे ज़मीन है। मैं ज़मीन का हकदार हो जाऊँगा, मैं लड़ूंगा, जतोई से लड़ूंगा, शिराजी से लड़ूंगा, आखिर में हासिल कर लूँगा। एक लाइव कॉल से बात करूँ, कानूनन लड़ूंगा, बंदूक से नहीं लड़ सकता उनसे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं इस्लामाबाद से नईम बोल रहा हूँ। नईम साहब, वेलकम दोस्तों सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत इसको सुनता हूँ सर। बड़ी मेहरबानी है आपके साथ। अच्छा, आपसे 2 सवाल हैं जी। एक तो गनी ऑटो मोबाइल का बताएं कि उन्होंने ट्रैक्टर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ 6-8 महीने हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है। दूसरा सवाल, आप पीआईबीटी के लिए कहते हैं कि ये पीआईसीटी के बराबर हो जाएगा, उसका 1 अरब का कैपिटल है, इसका 13 अरब का है, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते? देखिए, जितने बड़ा साइज़ है उसी हिसाब से कैपिटल बनाया गया, और दोनों के आप साइजेस में भी फ़र्क तो देखें। पीआईबीटीएल बहुत बड़ी ज़मीन पे अपनी चीज़ बना रहा है, जबकि वो जो कराची कंटेनर है वो तो बहुत छोटी सी जगह पे सिर्फ मशीनें लगी हुई हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। दोनों के स्केल ऑफ बिज़नेस बिल्कुल डिफरेंट है साहब। तो जितनी बड़ी कैपिटल है उसी हिसाब से वो आएगा। गनी ऑटो का लाइसेंस नहीं आया। लाइसेंस का सवाल ये है इस मुल्क में कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ही बेकार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को फायर कर दे और ख़त्म कर दे, कहे कि भाई कोई लाइसेंस की ज़रूरत ही, जैसे कायज़म ने किया था जब पाकिस्तान बना। कायज़म ने कहा कोई लाइसेंस वाइसेंस, अंग्रेज़ों के जो सिस्टम था कमाने का, लूटने का, उन्होंने कहा जिसको जो बनाना है बनाओ, हम नहीं रोकते किसी को। रोकना क्यों है?
कोई बनाना चाहता है बनाए। तो जनाब लाइसेंस मिलते मिलते एक ज़माना लग जाता है। इस सिलसिले में एक बहुत ही ह्यूमनिस्टिकली बहुत ही टेरेबल सिचुएशन पैदा हो गई है ड्रग इंडस्ट्री में। फार्मा कंपनीज़ को जो रेगुलेट करती थी ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब वो जो ताकत की दवाइयाँ बनाते हैं जिसको न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है या हर्बल, उन सब पे उन्होंने कानून लागू कर दिया है और कहा कि आप लोग एप्लीकेशन दें, हम एक एक को देखेंगे, उसके बाद हम आपको लाइसेंस देंगे। जब लोगों ने 9000 एप्लीकेशन भेज दिए तो पता चला एक महीने में उन्होंने 50-60 एप्लीकेशन प्रोसेस किए। उस बेसिस पे ये पूरे 9000 को कंप्लीट करते करते कई साल लग जाएंगे और इसी दौरान उसका डेडलाइन जो था 31 दिसंबर 2015 का वो ख़त्म हो गया और अब छापे मार रहे हैं ये ड्रग इंस्पेक्टर्स और इन कंपनियों को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं, लोगों को जेल डाल रहे हैं और वो कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही हैं बार बार और लोग जेलों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग बैठे हुए हैं जेल में इस वक्त। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चाहे गनी ऑटो का मामला हो चाहे ये ड्रग वालों का, उनको जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करें। एक्सपेडाइट करने की आपको गुंजाइश नहीं है, या तो सबको जिसने अप्लाई किया सबको कहेंगे ठीक है आप मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, करते रहें और जब हम प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद हम आपसे ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये ओवर रेगुलेटेड मुल्क है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि तमाम ये ब्यूरोक्रेट वालों को, अथॉरिटी सबको ये इनको रिलैक्स करने के लिए कहें और क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं। हाउ कैन दे प्रोसेस 9000 एप्लीकेशंस विद फ्यू पीपल? इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू गिव एन लाइसेंस फॉर न्यूट्रास्यूटिकल हो चाहे हर्बल हो या ये गनी ऑटो को। इतनी देर क्यों लगती है भाई आप लाइसेंस देने में? डोंट टेक सो मच टाइम। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड इस वक्त बेहतर है? सर कोई नाम लेना लिए मेरे मुनासिब नहीं है। आप म्यूचुअल फंड एसोसिएशन पे चले जाएं, वहाँ आपको बहुत सारे नाम बहुत सारी कंपनियाँ नज़र आएंगी विद डिफरेंट अपने प्रोडक्ट वो बता रहे होंगे। किसी के पास 2-4 किस्म के फ़ंड हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। अगर आप बैंक से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे नाफा है, या कोई और बैंक से रिलेटेड हो तो आपको सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा रहेगा। जिस फ़ंड में किसी का नाम हो, तारिक खान फ़ंड या आरिफ हबीब फ़ंड, तो उससे दूर रहिएगा क्योंकि वहाँ पे फिर वो अना का मसला और सेठपन आ जाता है। मैं अपने मर्ज़ी चलाऊँगा ऐसे फ़ंड में। वहाँ नॉर्मल फ़ंड बड़े तरीके से चलते हैं, बड़े उनके प्रोपोर्शंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन बड़े टाइट होते हैं, ऑडिट होता है। लेकिन जहाँ तारिक खान का अपनी कंपनी है, मेरे नाम पे है, तो मैं तो वहाँ का बादशाह हूँ। मैं कहूँगा ऑडिटर की भी नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, लगा दो सारा पैसा डेनवर में, तो लग जाएगा डेनवर में। उसके बाद डेनवर का शेयर मैं बेचूँगा और निकल जाऊँगा और जो लेगा वो फंस जाएगा। तो ये इस तरह से आप उससे दूर रहिएगा, बाकी सब सारे अच्छे ही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफ़िज़।